डियर स्टूडेंट्स, लेसन 5th वीडियो संख्या 13वीं वीडियो है। 4th सेमेस्टर हिस्ट्री में चला हुआ है। इस वीडियो में हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने महत्व देखा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या महत्व था। तो इस वीडियो में हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम वही कि इसकी भूमिका क्या थी। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 अंक में आ सकता है, इसको आप नोट कर लें। ये जब आंदोलन शुरू हुआ, शुरू होने से पहले ही बहुत सारे नेताओं को इसके गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस के देश के जो बड़े नेता थे, और जनता ने अचानक फिर इसके बाद बगावत कर दी। बड़ी बगावत हो जाती है। लोग त्रस्त हो चुके थे, दुखी हो चुके थे। सरकार ने गांधी जी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। गांधी जी ने खंडन किया और सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। क्योंकि लोग सरकारी दमन से नियंत्रण खो बैठे थे और इसलिए हिंसा पर उतारू हो गए, हिंसा पर आ गए। ये गांधी जी ने कहा। उधर सरकार आंदोलन को दबाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, अतः खुला विरोध करने के बावजूद इसको कुचल दिया गया। आखिर में कुचल दिया जाता है इसको। बाद में भूमिगत आंदोलन चलता है। भूमिगत मतलब नीचे कुछ कार्यकर्ता काम करते रहते हैं आंदोलन को जगाने को, बनाए रखने के लिए, समाज को जगाए रखने के लिए। भूमिगत आंदोलन भी 3 माह में दबा दिया गया। इस दौरान जो नेतृत्व था वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के हाथ में नेतृत्व था। सरकार ने गांव और शहरों में फैले इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना, हवाई जहाज, मशीन गन, मतलब सबका प्रयोग उसने किया। सब तरह की चीज़ों का प्रयोग सरकार ने किया। फिर भी इस आंदोलन का, स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी कहते हैं, अगस्त क्रांति से भारत के इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ। ये सरकार की तानाशाही एवं अत्याचार के विरुद्ध जन विद्रोह था। तो उत्तरदायी परिस्थितियां, वैसे तो हम ये ऊपर जो हमने भूमिका पढ़ी है इसमें आता ही है, और अभी जो कारण पढ़ेंगे इसी में इसकी भूमिका बनती है कि कैसे उस समय जो है दूसरा जो है विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और उसमें भारत को फिर झोंक दिया जाता है बिना पूछे। कांग्रेस इस चीज़ का बड़ा विरोध करती है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध वो भूले नहीं थे और सरकार ने उस समय भी प्रथम विश्व युद्ध के वादे पूरे नहीं किए थे, बल्कि लोगों को घाव दिए जलियांवाला हत्याकांड के, रोल्ट एक्ट के। तो और अब 1939 में जो है कांग्रेस मजबूत थी, स्थिति मजबूत थी, भिन्न थी। 11 में से 9 जगह, 9 प्रांतों में उसकी सरकार थी। तो वायसराय ने कोई परवाह नहीं की। युद्ध के बहाने जो है ब्रिटिश नौकरशाही अपना महत्व बढ़ाना चाहती थी। तो 1937 के चुनाव में भारी विजय के कारण जो है जो प्रभाव घट गया था, सरकार ने नीति अपनाई, चुपचाप बैठो, कांग्रेस के पीछे मत दौड़ो और नौकरशाही के महत्व को बढ़ाओ। लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई, कांग्रेस और सरकार में दूरी बढ़ती गई और आखिर में कांग्रेस को बाध्य होना पड़ता है आंदोलन शुरू करने के लिए। ऐसी क्या परिस्थितियां थी उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो कारण है वो है दूसरे विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी। अभी हमने पढ़ा कि 3 सितंबर 1939, याद होना चाहिए, कोई द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। फिर वही लोकतंत्र, स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर यह युद्ध लड़ा जाता है।
जर्मनी के विरुद्ध ये युद्ध होता है, पहले भी ऐसा ही था। इसके साथ ही भारत के वायसराय लिनलिथगो, उस समय वायसराय थे लिनलिथगो, ने भारतीय नेताओं से सलाह किए बिना ही, मंत्रिमंडलों से सलाह किए बिना ही युद्ध में भारत के शामिल होने की घोषणा कर दी। भी भारत भी इसका भाग है। तो इस तानाशाही रवैये की बिना बातचीत किए काफी आलोचना इन नेताओं ने की। मौलाना आजाद के अनुसार सरकार युद्ध जैसे मामले में भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार को मानने को तैयार नहीं है। युद्ध निर्णय में भी जो है अधिकार को मानने को तैयार नहीं, इसमें तो कम से कम हमें कुछ अधिकार मिलने ही चाहिए। इस समय में युद्ध के मसले पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय थी। गांधी जी की सहानुभूति इंग्लैंड के साथ थी। वे शांतिवादी थे, तथापि इंग्लैंड को बिना शर्त सहायता देने के पक्ष में थे। यह भी मानना था कि जब शत्रु कठिनाई में हो, तो कितने अच्छे थे गांधी जी, समझ सकते हो, जब शत्रु कठिनाई में हो तो लाभ नहीं उठाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। लेकिन भारत को तो इससे नुकसान ही होने वाला था। बोस और समाजवादी नेता इस युद्ध को स्वर्णिम अवसर मानते थे। सुभाष चंद्र बोस और जो समाजवादी जो नेता थे वो इसको एक बड़ा अच्छा अवसर मान रहे थे कि अब मजा चखाएंगे। उनका मानना था कि जन आंदोलन छेड़ने का सही समय है। नेहरू के विचार थे, जब तक स्वयं स्वतंत्र नहीं है तो युद्ध में हम कैसे सहायता कर सकते हैं। नेहरू तथा कांग्रेस युद्ध को प्रजातंत्र और फांसीवाद में युद्ध मानते थे। उनके अनुसार इंग्लैंड तथा फ्रांस का पक्ष सही था, परंतु युद्ध का लक्ष्य भारत की स्थिति स्पष्ट किए बिना युद्ध में भाग लेने की कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पास किया। समिति सरकार से अनुरोध करती कि भारत के संबंध में स्थिति का स्पष्टीकरण ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इन सिद्धांतों पर आश्वासन भी मिलना चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी कह रही है। आश्वासन जब तक नहीं दिया जाता तब तक पूर्ण सहायता करने की सलाह कांग्रेस नहीं दे सकती। कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय सरकारों को भी आदेश दिया कि किसी प्रकार की सहायता न दे। कांग्रेस ने भारत सरकार से युद्ध का लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं की स्थिति स्पष्ट। आखिर में वायसराय की घोषणा होती है 17 अक्टूबर को, और मंत्रिमंडल जो होते कांग्रेसी वो त्याग पत्र दे डालते हैं। मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र हो जाता है। कैसे? तो कुछ बातें कहता है। जब मांग की कांग्रेस ने, मांग पर घोषणा थी क्या कि कांग्रेस की जो वर्तमान मांग है सत्ता हस्तांतरण की, सत्ता हस्तांतरण मतलब सत्ता दे दी जाए भारतीयों को, की मांग अव्यवहारिक है, अव्यवहारिक है। भारत के लिए जो भी योजना बनेगी, संपूर्ण संवैधानिक या वैधानिक जो योजना बनेगी, योजना पर युद्ध के बाद विचार किया जाएगा, न कि अब। युद्ध के बाद विचार किया जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने कही, एक सलाहकार परिषद बना दी जाएगी युद्ध काल में, जो सभी वर्गों, दलों के हितों का ध्यान रखेगी। लेकिन इससे कोई संतोष नहीं होता भारतीय नेताओं को।
कोई लाभ उनको नहीं दिखा कि इस योजना में, इस बात में कोई दम नहीं है। कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया और सरकार पुरानी नीति पर चल रही थी कि भारत में औपनिवेशिक राज्य स्थापित किया जाए। वह भी कब स्थापित किया जाएगा ये नहीं बताया, कब स्थापित होगा औपनिवेशिक भी नहीं बताया। मतलब सब कुछ असमंजस में रखना चाहते हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे। मात्र एक समिति बनाने की, सलाहकार समिति की बात कही है जो कांग्रेस की मांग को पूरा नहीं करती। कांग्रेस चाहती थी कि तत्काल उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। इस वजह से कांग्रेस की कार्य समिति ने जो अक्टूबर की घोषणा हुई उसको अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि सरकार अपनी वही फूट डालो और राज करो की जो नीति है उस नीति पर ही चल रही है। कांग्रेस ने रोटी मांगी लेकिन उसको पत्थर मिले, ऐसी बात गांधी जी ने कही। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया और सरकारों के इस्तीफे हो गए, इस्तीफे के आदेश दिए और आखिर में 22 अक्टूबर को सारी सरकारें इस्तीफे दे देती हैं। मुस्लिम लीग इस समय पूरी तरह से सरकार के साथ थी। उसने इन त्याग पत्रों के देने पर मुक्ति दिवस मनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुक्ति दिवस मनाया गया 22 अक्टूबर को। फ्रैंक मारिस के अनुसार कांग्रेस ने स्वयं त्याग पत्र देकर गलती की, क्योंकि अगर वो सरकार में होते तो कुछ ना कुछ वो बड़ा काम कर सकते थे। इसके बजाय उसे सरकार को, कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त करने के लिए बाध्य करना चाहिए था। सशर्त सहयोग प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव, ये क्या है इसको समझेंगे। अक्टूबर घोषणा होगी, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र हो गए, बाद भी कांग्रेस सरकार से सहयोग करना चाहती थी। कितनी समय की मांग थी या कितनी गलत बात थी, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे, ये तो उस समय में हमें जानना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार से सहयोग करना चाहती थी, इसके बावजूद उपरोक्त हमने बातें पढ़ी। मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और सारे देश में दोबारा से अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी की बात कही जाती है इसमें। परंतु साथ ही बातचीत के दरवाजे खुले रखे। एक जून 1940 को 1 जून 1940 को तो हम पढ़ रहे थे, साथ ही दरवाजे भी खुले रखे। 1 जून 1940 को गांधी जी ने कहा कि ब्रिटेन के विनाश में हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना चाहते, कि ब्रिटेन का विनाश हो जाए और हमें स्वतंत्रता मिल जाए। हम स्वतंत्रता नहीं चाहते, ऐसी स्वतंत्रता। नेहरू जी ने भी यही कहा कि भारत का सौभाग्य नहीं है कि इंग्लैंड को दुखों में झोंक दे। 7 जुलाई को जो है कोई मीटिंग इनकी चलती है 1940 को। समिति ने जो है सरकार से युद्ध के मसले पर सहयोग करने के लिए भी सहयोग करेंगे, लेकिन कुछ शर्तें मानो, शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि युद्ध के बाद पूर्ण स्वाधीनता को स्वीकार किया जाए। सेकंड थी तात्कालिक रूप में से केंद्र में
मिली जुली उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाएगी। परंतु इंग्लैंड के जो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उन्होंने कहा कि अटलांटिक चार्ट भारत और बर्मा पर लागू नहीं होगा। एक अटलांटिक चार्ट बनाया गया था उपनिवेशों के लिए, वो कहा कि भारत और बर्मा पर लागू नहीं है। संसद में यह भी कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाऊं कि साम्राज्य का दिवाला ही निकाल दूं। मतलब भारत इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद भारत के वायसराय ने 8 अगस्त को भारतीय दलों को सहयोग देने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ शर्तें रखी उन्होंने। वो शर्तें क्या थी कि ब्रिटेन का जो लक्ष्य है वो आपको पूर्ण स्वराज्य की बजाय कैसा है, औपनिवेशिक राज्य बनाने का है, औपनिवेशिक स्वराज्य देने का है। युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनाई जाएगी। वायसराय की जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाएगा। युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्ग के लोग होंगे और युद्ध प्रयासों में सभी इसके बदले क्या करें, सहयोग दें। तो ये बात कही गई। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस और सरकार में दूरी बढ़ती गई। इसके बाद एक और मूवमेंट चलता है, उसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या नाम है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। जब कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो कांग्रेस ने फिर तत्काल केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना और प्रतिरक्षा और अन्य जो महत्वपूर्ण मामले थे वो सौंपने को कहा। साथ ही कांग्रेस ने अब पुनः गांधी जी को कांग्रेस का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी ने असहयोग का रास्ता अपनाने के लिए कहा। गांधी जी इस समय भारतीयों की सरकार विरोधी भावनाएं भी व्यक्त करना चाहते थे। लेकिन अनुचित लाभ भी नहीं चाहते थे कि भाई हम ज़्यादा इनकी मजबूरी का फायदा उठाएं इंग्लैंड की। अतः अक्टूबर 1940 में उन्होंने सामूहिक कार्रवाई के स्थान पर, अक्टूबर 1940 में सामूहिक कार्रवाई के स्थान पर यह आंदोलन शुरू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी अभी जन आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि मित्र देशों का पक्ष न्यायपूर्ण है, जन आंदोलन पक्ष में नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि न्यायपूर्ण पक्ष है इंग्लैंड का और भारत में एकता का अभाव है हिंदू मुस्लिम का, और कांग्रेस संगठन जनमत के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इन कारणों से वो सामूहिक कोई बड़ा आंदोलन नहीं चाहते थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत चुने हुए सत्याग्रहियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर भारत को युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध करना था सार्वजनिक स्थान पर जाकर। लोगों को यह समझाना था कि सरकार कांग्रेस की मांगें नहीं मान रही है और कांग्रेस सरकार
कांग्रेस जो सरकार के युद्ध प्रयासों के विरोध में है। सरकार द्वारा नागरिकों अधिकारों के हनन का विरोध करना था और स्वयं को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत करना था। तो 17 अक्टूबर को ये शुरू होता है आंदोलन। सबसे जो फर्स्ट सत्याग्रही थे जो चुने गए वो थे विनोबा भावे। कई बार ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप रट लें, विनोबा भावे। सेकंड जो थे वो थे नेहरू जी। धीरे धीरे फिर ये आंदोलन सारे देश में फैल गया। मई 1941 तक 14,000 सत्याग्रही जेल में थे। इसमें 6 प्रांतों के तो पूर्व जो है सीएम थे, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे, और अन्य विधानमंडलों के काफी सदस्य भी थे। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले के बाद ये स्थगित कर दिया गया था। जब पर्ल हार्बर पर जापान हमला कर देता है तो इस तरह से हमने 4 बिंदुओं को देखा जो कारण बनते हैं इस भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने के। उसके बाद हम अगली वीडियो में और अन्य बिंदुओं को देखेंगे।